साथियों नमस्कार। 72वीं बीपीएससी को टारगेट करके हम प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला चला रहे हैं, जिसमें इतिहास के 4 क्लास इतिहास सब्जेक्ट की हो चुकी हैं। अब 10 मिनट की ये क्लास आज से स्टार्ट हो रही है, 10-10 मिनट की पॉलिटिकल साइंस को लेकर के। ये भी पीवाईक्यू बेस्ड क्लास है और इसमें भी हम जो भी पिछले साल में पूछे गए प्रश्न हैं बीपीएससी से संबंधित, उनको देखेंगे और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। किसके द्वारा अपनाया गया? संविधान सभा के द्वारा। तो भारतीय संविधान संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। इसमें तिथि भी पूछता है कि किस तिथि को अपनाया गया। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया कब? 26 नवंबर 1949 को। यह प्रियम्बल में भी लिखा हुआ है कि 26 नवंबर 1949 को हम अपनी इस संविधान सभा में इसको अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, तो क्या तिथि थी? 26 नवंबर 1949। और यह किसके द्वारा अपनाया गया? संविधान सभा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है तो 26 नवंबर को। क्यों 26 नवंबर को मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 26 नवंबर को यह अंगीकृत किया गया था भारतीय संविधान को। ठीक है, अगला है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया, क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। किस तिथि को? 26 जनवरी की तिथि को 1930 में कांग्रेस के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू करने का तिथि डिसाइड किया गया था। अगला, भारतीय संविधान में शामिल हैं तो मूलतः जो है उसके उपखंड के रूप में तो ज़्यादा अनुच्छेद हो जाएंगे, लेकिन मूलतः 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियाँ। ठीक है, भारतीय संविधान में है, ये देखिए 450 से अधिक अनुच्छेद हैं वर्तमान में गणना की दृष्टि से, लेकिन मूलतः 395। अगला है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है किससे? हम भारत के लोग शब्दों से। अक्सर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से प्रारंभ होती है। और लौकिक सार्वभौमिकता क्यों कही जाती है? क्योंकि यह प्रारंभ होता है हम भारत के लोग। ठीक है, ऐसा कहा जाता है उसमें कि यह जो संविधान है यह भारत के लोगों के द्वारा निर्मित किया गया है अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से। अगला, भारत के प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। हर 5 साल में आपको पता ही होगा चुनाव होता है। अगला, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? क्या प्रकृति है? प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है। कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो संघ को ज़्यादा मजबूत बनाते हैं राज्यों की तुलना में, जैसे न्यायपालिका, उसके बाद अखिल भारतीय सेवाएं आईएएस आईपीएस, राज्यपाल जो कि केंद्र द्वारा नियुक्त होता है। तो ऐसे कई प्रावधान हैं जो कि उसको एकात्मक रूप में दर्शाते हैं भावना में, लेकिन प्रकृति में यह संघीय है। और यह संघीय प्रकृति कहाँ से, किस संविधान से ली गई है? कनाडा के संविधान से। ठीक है, अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 42वां संशोधन, 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। यह 3 शब्द जो हैं यह 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में जोड़ा गया था। और इसी 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान ऐसा कहा जाता है कि एक तरीके से बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए थे, इसलिए लघु संविधान भी इसको कहा जा सकता है। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में सही क्रम क्या है? यानी कौन सा क्रम सही आता है, पहले दूसरे, इस तरीके से। तो सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष जो भी कह लीजिए। तो सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र, गणराज्य। ठीक है, अगला, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दल बदल विरोधी कानून से। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल विरोधी कानून से। अब देखिए, सही सुमेल बताना है। जब सही सुमेल का क्वेश्चन आए संघीय राज्य और समवर्ती सूची में,
तो यह ध्यान दीजिएगा कि जो संघीय सूची के विषय हैं वह संख्या में सबसे अधिक होते हैं, राज्य सूची के जो विषय हैं वह सेकंड नंबर पे होते हैं, और जो समवर्ती सूची है वह थर्ड नंबर पे होती है। तो इस तरीके से अगर यह याद भी न रहे तब भी आप मिला लेंगे। और ये पुराना डेटा है, अभी नया डेटा अपडेट हो चुका है। दूसरी चीज़, और समवर्ती सूची पर यदि कोई समवर्ती सूची का विषय है, उस पर अगर राज्य और संघ दोनों नियम बना लेते हैं तो जो संघ का नियम है वह मान्य होता है राज्य के ऊपर। ठीक है। अगला देखिए, भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत। भूमि किसके अंदर आती है? राज्य सूची। तभी देखते हैं कि अगर केंद्र कोई परियोजना चलाना चाहती है किसी राज्य में तो वह राज्य से भूमि मांगती है। जब राज्य भूमि देगा तभी कोई भी परियोजना या कुछ भी लागू होगा उस जगह पे। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 22। भाषा संबंधित कौन सी अनुसूची है? कौन सी सूची है? तो 8वीं सूची। और इसमें कितना है? 22 भाषाएं इसमें शामिल हैं। ठीक है। तो भाषा संबंधित 8वीं और उसमें कितना? 22। अगला देखिए, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत। यानी नया राज्य अगर कोई बने तो उसके लिए साधारण बहुमत से यह बनाया जा सकता है। ठीक है। आगे देखिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए, चैनल को लाइक भी करिए अगर आपको पसंद आ रहा हो, और इसके नोट्स भी आप बना सकते हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर है, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी तैयारी अच्छी रहेगी। वे मौलिक अधिकार जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परंतु गैर नागरिकों को नहीं, वह कौन से हैं? भाषण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के अधिकार। देखिए 15, 16, 19, 29 और 30, यह जो है 5 अनुच्छेद, यह केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो ये आप नोट कर सकते हैं कौन कौन से हैं? 15, 16, 19, 29, 30, यह केवल नागरिकों को। आगे देखिए, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना इसके तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। किसके तहत? संविधान के अनुच्छेद 19(1) क, इसके तहत स्वतंत्रता का अधिकार जो है यह इसमें आता है। 19(1) क में वाक की स्वतंत्रता, और इसी में राष्ट्रीय झंडे को फहराना भी शामिल है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है। अगला देखिए, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया भारतीय संविधान में संशोधन करके। फिर है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में सूचीबद्ध हैं क्या क्या? समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता। यह क्या है? डीपीएसपी में आते हैं, डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्वों में। अगला है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, और इसी के द्वारा प्रस्तावना में जो 3 शब्द जोड़े गए थे वो भी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा यह कर सकते हैं। अगला है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? यानी अगर राष्ट्रपति भी खाली हैं, उपराष्ट्रपति भी खाली हैं, तो मुख्य न्यायाधीश जो होगा भारत का, सीजेआई, यह उस पद का निर्वहन करेंगे। ठीक। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या था? ये पुराना क्वेश्चन है, 13वां क्रम था। फिर है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। यानी अगर कोई विधेयक जो है वो पहले संसद में पेश किया जाता है, लोकसभा या राज्यसभा में। अगर धन विधेयक है तो पहले लोकसभा में ही आएगा, राज्यसभा में नहीं आएगा, लेकिन अन्य कोई विधेयक है तो राज्यसभा में भी आ सकता है। ठीक। मान लीजिए कोई संविधान संशोधन विधेयक है तो दोनों जगह कहीं भी लाया जा सकता है। तो वह कब अधिनियम बन जाएगा कोई विधेयक? तभी अधिनियम माना जाएगा जब उस पर राष्ट्रपति अपनी साइन कर देंगे। अगला, ये
पुराना क्वेश्चन है। इसमें आप बता सकते हैं कि वर्तमान में जो उपराज्यपाल हैं, उप राष्ट्रपति हैं सॉरी, उनका क्रम कौन सा है। आगे देखिए, अगला है सॉरी, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है। तो अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल जो है वह सदस्य न होते हुए भी उस कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है। अगला प्रश्न है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है महान्यायवादी। ठीक, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितने अवधि तक अनुपस्थित रहता है। तो 60 दिन। 60 दिन अगर कोई एमपी, कोई सांसद अनुपस्थित रहता है तो उसकी सीट को रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से 10 मिनट समाप्त हो चुके हैं और ऐसे ही हम अगला क्लास जल्दी लाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।